नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? आपके दिमाग में चल रहा है कि आने वाले दिनों में आप किसी चीज़ को लेकर के बिजनेस करके अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको इस खास पॉडकास्ट में बहुत आसानी तरीके से बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजनीश कुमार जी, जो कि सीए इकोनॉमिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रजनी जी, क्योंकि देखिए बिजनेस जब दिमाग में ऐसे क्लिक करता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है जो कोई नॉर्मल इंसान करना चाहता है, किन बातों का उसे सबसे पहले ख्याल रखना होगा। जैसे कि पैन, जीएसटी, ये सब जो टर्म्स है ये समझ में नहीं आता है। आपसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे। देखिए, हर दूसरा आदमी आज के डेट में बिज़नेस शुरू करना चाहता है, लेकिन बिज़नेस कहाँ से शुरू करे, कौन सा स्ट्रक्चर रखे, कोई बताता नहीं और लोग गूगल करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बिज़नेस किस तरीके से करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जानना ज़रूरी है। बिज़नेस करने के लिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, बिज़नेस के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, आपका पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी हो गई। तो सबसे आसान अगर बिज़नेस शुरू करना है तो वो इंडिविजुअल होता है। उनमें बस पैन लिया और आपने काम शुरू कर दी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख या 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर कोई सामान बेचता है तो उसको 40 लाख रुपए पे अगर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर एक्सीड करता है तो 40 लाख रुपए के बाद उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और कोई सर्विसेज देता है, जैसे हम सर्विसेज देते हैं, तो उसमें 20 लाख रुपए लिमिट है। कुछ स्टेट्स हैं जो 9 स्टेट्स हैं, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, उनके लिए 10 लाख रुपए का लिमिट है। तो इंडिविजुअल के लिए यह है कि आपका पैन हो गया और आपने अपना काम शुरू कर दिया, और जीएसटी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपका टर्नओवर अगर आया, रिक्वायरमेंट आपके लिमिट में आया, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसके बिना भी काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क ये होता है कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे अगर आपने बिजनेस के लोन को या बिजनेस के क्रेडिटर्स को पैसा नहीं चुका पाए तो आपको अपने घर से भी देना पड़ेगा। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो कुछ प्लस एंड कुछ माइनस भी होते हैं। एक तरीका है कि हम पार्टनरशिप फॉर्म करके और बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप भी बहुत आसान है। डे 1 से हम शुरुआत कर सकते हैं। हमने पार्टनरशिप डीड बनाई और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, प्रॉफिट क्लियर होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड बनाई और आपने बिजनेस शुरू कर दी। उसके लिए हमें बस पैन के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद फिर हम उसमें भी बिजनेस बहुत आसान तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी जीएसटी का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कर सकते हैं। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बिजनेस करने का तरीका है, वो है एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये आसान वाले जो है वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म हो गए। ओके, चलिए, तो बिजनेस को लेकर के पहले तो हमने समझा कि बिजनेस आप स्टार्ट कैसे करें, क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम अलग अलग टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि अब एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा रजनीश जी कि बिजनेस इनकम, ये पहला टर्म आता है, इससे बारे में ज़रा सा बताइएगा। और बिजनेस इनकम है क्या? जी, एनी इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर ऑन अ रेगुलर बेसिस विथ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि आप सैलरीड हैं और आप पार्ट टाइम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती हैं, तो आप वो जो पार्ट टाइम वाला काम करती हैं और रेगुलर बेसिस पे करती है विथ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, तो आपका वो बिजनेस इनकम है। ओके। और ये सैलरीड इनकम है। इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड होते हैं, और जिसमें एक सैलरी और एक बिजनेस प्रोफेशन आता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर बात बिजनेस की हो रही है, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बहुत सारे लोग बिजनेस लोन भी लेते हैं। तो बिजनेस लोन क्या लेना चाहिए, इसके बारे में भी बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब वर्किंग कैपिटल की हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल के लिए ओडी या सीसी होता है। और जब हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन के मोड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टर्म लोन चाहिए होता है। टर्म लोन एक लंबी अवधि के लिए लोन होता है। बिजनेस लोन बिल्कुल, अगर हमें अपना कैपिटल शॉर्ट पड़ रहा है तो हमें बिल्कुल बिजनेस लोन लेने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट जो बैंक को पे करती हैं उस पर आपको छूट मिलता है। मतलब वो इनकम आपके इनकम से एडजस्ट हो जाता है और आपको उतना इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। बिजनेस लोन लेने के लिए सबसे पहले ये है कि आपका आईटीआर इम्प्रूव्ड होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए। सेकेंड ये है कि आपका जो जीएसटी टर्नओवर आप प्रॉपर दिखाते हो, आपके बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं हो। और थर्ड है कि आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अब बात हो रही है बिजनेस को लेकर के, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बिजनेस पर होम लोन ले सकते हैं?
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैलरीड वालों को तो बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन हमने देखा है कि बिज़नेस वालों को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसमें अगर हमने प्रॉफिट अच्छे से दिखाया हुआ है और हमारा सिविल स्कोर अगर अच्छा है और हमारे बिज़नेस में ग्रोथ है, हमने जितना जीएसटी हम दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट में जितना अपना टर्नओवर है वो सारा हम जीएसटी में भी हमने दिखाया हुआ है। कुल मिलाकर बिज़नेस का एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है हमारे पास। तो हम ले नहीं सकते, हम निगोशिएट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 5-6 बैंक्स को लेके और हमसे उन रेट स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मतलब जाके बातचीत करनी चाहिए। बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोफाइल अच्छी हो तो सारे बैंक्स हमें आके बुला के लोन देंगे। ओके। अब बात कर लेते हैं सिबिल स्कोर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं ये टर्म है सिबिल स्कोर। अगर सिबिल स्कोर सही नहीं है तो हम कहते हैं बिजनेस आप नहीं कर सकते। कितना होना चाहिए सिबिल स्कोर, जरा बताइएगा। सिबिल एक ट्रांस यूनियन सिबिल करके है, ये क्रेडिट ब्यूरो है जो आपके लोन की और क्रेडिट की हिस्ट्री लेकर और आपने किस तरीके से उसको पे किया है उसके बेसिस पे आपको एक स्कोर देता है। ठीक है। ये 300 से लेकर 900 तक होता है। 750 प्लस अच्छा माना जाता है। 650 से 750 एवरेज मानते हैं और 650 से नीचे अगर हो तो लोन नहीं मिलता, उसको ख़राब मांगते हैं। फिर आपको एनबीएफसीज और बाकी मतलब हाई कॉस्ट मिलेगा उसका। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? इसको मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे अब अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप टाइम पे पेमेंट करिए, एक दिन भी डिले मत करिए। अगर आपने कोई ईएमआई लिया है, ईएमआई पे करती हैं, होम लोन लेती हैं, कोई किसी भी तरीके का लोन हो तो आप उसको टाइम से पेमेंट करिए। हाँ, जिन लोगों ने कोई लोन ही नहीं लिया है, अच्छा। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन नहीं लिया होगा तो आपको एक क्रेडिट कार्ड या एक लोन रखना पड़ेगा जिससे कि ये इनको आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चले। जिनका कोई लोन नहीं है उनका कोई सिबिल स्कोर नहीं होगा। हाँ, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो है नहीं रखते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब बात कर रहे थे बिजनेस की। अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि टर्म हमने यूज किया बहुत सारे यहाँ पर सिबिल स्कोर। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें कैसे? सबसे पहले तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट समझना ज़रूरी है कि 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। सर्विसेज के केस में अगर 20 लाख रुपए तक का अपना इनकम है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वॉलंटरी हम करा सकते हैं, 50,000 रुपये पे भी करा सकते हैं। और गुड्स के केस में हम 40 लाख रुपए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जैसे ही हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंचा या हम वॉलंटरी कराना चाहते हैं, हमें gst.gov.in के पोर्टल पे जाके अपना पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना लीगल नेम, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ बहुत ही सिंपल तरीका है gst.gov.in के पोर्टल पे जाके अपनी आपको रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन 7 से 10 दिन में हमारे पास आ जाता है। ऑनलाइन खुद ही जाकर के ऑनलाइन कर सकते कोई हैं। भी कर सकता है, इसमें किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होती। ओके, चलिए। तो ये आप जो वेबसाइट हमने बताया एक बार फिर से बताएंगे। gst.gov.in, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप जाकर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्री में। अच्छा, फ्री में? तब तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए सिस्टम पे बैठे हुए, लैपटॉप, फोन, किसी से भी कर सकते हैं आसानी से। हाँ, कर सकते हैं। चलिए, अब मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, एग्जीबिशन के लिए जीएसटी नंबर कैसे लें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सबसे पहले हम एग्जीबिशन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते क्या है? ये वैसे लोग होते हैं जिनका उस स्टेट में कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मतलब कोई अपना बिजनेस नहीं है। जैसे मैं अगर महाराष्ट्र में चला गया और वहाँ सर्विसेज दे दिया तो महाराष्ट्र में मेरा फिक्स प्लेस तो है नहीं। तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हम वहाँ कैजुअल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है। ये हमें 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ये 90 दिन के लिए वैलिड होता है। और इसको हम और 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जैसे आप कोई हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती हैं या कोई फैशन शो करने जा रही है, इवन आपका 10 रुपये का टर्नओवर होने वाला है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अलग अलग स्टेट में जाते हैं। हाँ, तो उनको कपड़ों का है, फैशन का बिजनेस है, तो हम अलग जगह जाके एग्जीबिशन कर रहे हैं तो हमें पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जितने भी टैक्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा 1 लाख रुपये टर्नओवर है होगा, तो होगा आने वाले टाइम में हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसका 5% अगर हमारा टैक्स बनता है तो 5,000 रुपये हमें पहले जमा कराना पड़ेगा, तभी हमें कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
कब करें, इसको लेकर के भी ज़रा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स का भी खास ख्याल रखना होगा। जी जी बिल्कुल सही बात है। जो सैलरीड लोग हैं और नॉन बिजनेस हैं, उनकी इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026। ये पहले भी इनकी यही रहा करता था। जो नॉन ऑडिट वाले केसेस हैं और जो बिजनेस करते हैं, जो ITR भरते हैं, ITR 3 और ITR 4, उनका ड्यू डेट इस बार से 31 अगस्त कर दिया गया है। ठीक है। और जो टैक्स वाले लोग हैं उनका 31 अक्टूबर है। जो ट्रांसपोर्ट प्राइसिंग के दायरे में आते हैं उनका 30 नवंबर लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। ओके, चलिए, आपने डेट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो लोगों के दूर किए हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स क्या है और इसका रिटर्न कैसे करें। एडवांस टैक्स हमें इनकम टैक्स में 31 मार्च तक पेमेंट करना होता है। ठीक है। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो गया, तो हमने जितना भी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स जमा किया है 31 मार्च 2026 तक, वो सारा एडवांस टैक्स मानते हैं। ओके। इसमें 2 क्राइटेरिया है। 234B 234B ये कहता है कि हमें अपना पूरा टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स 90% तक हमें 31 मार्च तक जमा करना पड़ता है। ओके। एक 234C है, वो कहता है कि आप हर क्वार्टर में दीजिए। जैसे आप हर महीने अर्न करती हैं, हर क्वार्टर में, वैसे ही हमें टैक्स भी हर क्वार्टर में चाहिए, गवर्नमेंट ये बोलती है। जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15, 45, 75 और 100%। तो इस तरीके से हम एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसकी रिटर्न कोई आवश्यकता नहीं है, और बस हमें एक चालान भरना है और एडवांस टैक्स सेलेक्ट करना है और फिर हम फाइल कर देंगे। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकम, क्योंकि आपको इनकम दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिजनेस से आप इनकम कितना कर रहे हैं, मान लीजिए कि जो इनकम है वो हम दिखाना भूल गए, तो फिर ITR में क्या करें, इसको लेकर के भी ज़रा बताइएगा। अगर कोई सैलरीड पर्सन है, हाँ। 31 अगस्त जुलाई 2026 तक अगर दिखाना भूल जाता है, या 31 जुलाई अपनी ड्यू डेट तक दिखाना भूल जाता है, तो वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है 31 दिसंबर तक। अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न पहले फाइल करी है, तो अपनी इनकम को रिवाइज कर सकता है 31 मार्च तक। इस बार से ये प्रोविजन आया है। ओके। और अगर तब भी भूल गया तो क्या करें, हमने मार्च तक फाइल नहीं किया तो क्या करें। तो एक और प्रोविजन है जिसको बोलते हैं बिलेटेड अपडेटेड रिटर्न, ITR U, जो 4 साल असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के 4 साल तक हम फाइल कर सकते हैं। जैसे हम अगर 25-26 की बात करें तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 26-27, और +4 जोड़ दें हम तो 31 मार्च 2031 तक हम फाइल कर सकते हैं। दर्शकों को ये बता दूं कि ये असेसमेंट ईयर का प्रोविज़न अगले साल से ख़त्म हो गया है। अब हम इसको टैक्स ईयर करके बोल के रेफ़र किया करेंगे। अब बात कर लेते हैं GST की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो GST रिटर्न कैसे भरा जाए, इसको बारे में भी ज़रा जानकारी दीजिएगा। GST रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया gst.gov.in पोर्टल पे, तो आपको GST की तरफ से एक ईमेल आएगा। आपको अपना GST का यूज़र ID और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आपने GST यूज़र ID यूनिक बना लिया, यूज़र ID यूनिक बनाना होता है, वो आपने बना लिया, तो आप लॉगिन करके उसी के थ्रू आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप फाइल कर सकते हैं। आपका मंथली 2 रिटर्न होता है, एक GSTR 1 और GSTR 3B। आप उसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं। नील रिटर्न वालों के लिए बहुत आसान है। आप चाहे तो SMS के थ्रू कर सकते हैं, या पोर्टल से बस एक क्लिक करके उसमें ऑप्शन आता है कि नील रिटर्न, आप क्लिक करिए, फाइल करिए, और ये फाइल हो गया। ओके, चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि कैसे आप इसको भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बिज़नेस करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप जो है जॉब करते हैं, लेकिन जब बिज़नेस की बात आती है, कोई बड़ा बिज़नेस के बारे में हम सोचते हैं रजनीश जी, तो लोन सबसे पहले दिमाग में आता है कि लोन कहाँ पर सस्ता मिल जाए। तो सस्ता लोन लेने के टिप्स ज़रा बताइएगा, अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो। सबसे पहला कि अपना क्रेडिट प्रोफाइल ठीक रखिए, सिविल स्कोर बनाइए। सिविल स्कोर कैसे बनेगा, आप क्रेडिट कार्ड रखिए, या कोई छोटा मोटा लोन ज़रूर रखिए जिससे कि आपको सिविल स्कोर के बारे में पता हो। अपनी बैंक में बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं दिखाइए। अगर बिज़नेस करते हैं तो आपका GST और आपका बिज़नेस का टर्नओवर एग्जैक्टली मैच हो, और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हो। तो ये सब टिप्स हैं। और आप 3-4 बैंक से बात कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन रेट सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो टैक्स बिजनेस न्यूज़पेपर्स है, वहाँ पे रेट्स भी पब्लिश होते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से बैंक
कितना लोन ऑफर करता है, और आप एक साथ 3-4 बैंक से बात कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगे आप निगोशिएट करके अपने लिए लोन चूज कर सकते हैं। अच्छा, बात क्योंकि हम लोन की कर रहे हैं तो एक मेरा सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि आजकल लोन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। आप देखिए फ़ोन पर भी कई तरीके के कॉल आते हैं कि आप लोन लेना चाहते हैं, इस बैंक से लीजिए, इस तरीके की, तो उसको कैसे पहचानें? ज़रा सा इसको लेकर के कन्फ्यूज़न दूर कीजिएगा। बहुत सारे टेलीकॉलर के कॉल आते हैं कि आपको लोन लेना है क्या। उसमें हो सकता है कि कोई फ्रॉड वाला एंगल भी हो, कोई फ्रॉड भी हो जो आपको लोन लेने के लिए बोले। तो सबसे आसान है लोन लेने के लिए, जब तक आप कोई फाइल नहीं बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरते हैं और या बैंक में विजिट नहीं करते हैं, आपको 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। अगर कोई बोलता है कि सर आप पैसे दीजिए, इसका मतलब कि वो गड़बड़ है, वो फ्रॉड है, उसको पहचान जाइए और आप उस चक्कर में मत पड़िए, आप अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा सावधान आपको होने की ज़रूरत है। कुछ टिप्स बताए हैं रजनी सिंह ने जो आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, जीएसटी में एक मेरा सवाल रहेगा कि अगर गाड़ी पकड़ ली जाती है तो क्या करें? जीएसटी में अगर गाड़ी पकड़ ली जाती है सेक्शन 129 में, तो ऐसा प्रोविज़न है कि जो टैक्स अमाउंट है उसका डबल, मतलब 200% पेनाल्टी लगा के और वो आप गाड़ी छुड़ा सकते हैं। ओके। अब अगर मान लीजिए कि जीएसटी के ऑफिसर, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और आपकी बात सुन नहीं रहे और आपको लगता है कि अरे इसमें तो मेरी गलती नहीं है, नॉर्मल क्लेरिकल मिस्टेक है, सीबीएसई का एक इंस्ट्रक्शन है जो ये कहते हैं वो कि अगर छोटी मोटी अगर गलती हो तो आप माइनर पेनाल्टी लगा के छोड़ सकते हैं, आपको 200% पेनाल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फील्ड में कई बार बात नहीं मानते लोग या उसको माइनर ट्रीट नहीं करते, तो आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 107 में आप अपील फाइल कर सकते हैं। ओके। अपील फाइल करने के लिए आप खुद भी कर सकते हैं या आपको किसी कंसल्टेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, और इसका टाइम होता है 3 महीना, ऑर्डर डिलीवरी होने के 3 महीने 3 तक। महीने तक। अगर आप 3 महीने में भी नहीं कर पाए तो 1 महीना और कोई रीज़न दे के और आप अपील फाइल कर सकते हैं, और उसमें फिर अगर आपने अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट किया तो सारा फिर जो पैसा आपने 200% जमा किया है वो रिफंड आ जाएगा। वापस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरा बिजनेस से ही जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। मान लीजिए अगर हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ई वे बिल क्या होना चाहिए, ये क्या टर्म है, ज़रा समझाइएगा। ट्रांसपोर्ट बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पैन होना चाहिए, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वही थ्रेशोल्ड लिमिट है। हाँ, ट्रांसपोर्टर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो टैक्स खुद पे ना करके और जो सामने वाली रिसिपिएंट है उसके ऊपर डाल सकते हैं, तो उनको रिवर्स चार्ज में जमा करना पड़ेगा। ई वे बिल की जो रिक्वायरमेंट है, अगर कोई 50,000 से ज़्यादा वैल्यू का गुड्स जा रहा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, उसमें गाड़ी नंबर डालनी पड़ेगी। अगर नहीं डालें तो क्या होगा, वो 200% पेनल्टी लगा देगा, राइट। जिसके लिए हम अभी अपील की बात कर रहे थे। तो ये करना पड़ेगा। ई वे बिल मैंडेटरी है मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये बिल आपको रखना बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदा नेहरू प्लेस से और उसको आप घर ले रही हैं, तो नॉर्मली आदमी सोचता है कि ये तो मेरा टीवी है, पर्सनल यूज़ के लिए है, लेकिन नहीं, ये नया सामान है और ये आप पर्सनल यूज़ के लिए हो या ना हो, अगर आप मूवमेंट कर रही हैं गुड्स का तो ई वे बिल मैंडेटरी है। आपको टीवी का ई वे बिल बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर आपने क्रोमा से या कहीं से आपने खरीदा है तो वो लोग ई वे बिल के साथ भेजते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में ला रही हैं तो ई वे बिल नहीं है तो रास्ते में इशू हो सकता है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा हो जाता है कि ये चोरी का माल तो नहीं, इस तरीके से नहीं, वो पकड़ लेंगे कि वो जीएसटी अच्छा, इस पे, हाँ, वो जीएसटी का डिफॉल्ट है। ओके, तो चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये छोटे छोटे टर्म्स समझाए हैं। लेकिन बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं रजनी जी, क्योंकि आजकल जो युवा हैं बहुत सारा बिजनेस की ओर जो है डेविएट हो रहे हैं। जैसे कि मैं अगर देखूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी लोग एक्टिव रहते हैं, कहते हैं कि अब बिजनेस करना है, 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, युवा ऐसा सोच रहे हैं। अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे आसान भाषा में समझना चाहूँगी वो किस तरीके से आगे बढ़े, किन बातों का खास ख्याल रखें, और एक हम कहते हैं ना कि विजन लेकर के चलना चाहिए, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर क्या रखना चाहेंगे, कितने लोग करेंगे, वो अकेले करेंगे या और किसी और के साथ करेंगे। मतलब पार्टनर में पार्टनरशिप में करेंगे। देखिए, अगर आसानी से शुरुआत करनी है, बिना किसी ऑब्स्टेकल का, बिना किसी बहुत ज़्यादा कॉस्ट का स्टार्ट करना है, तो सबसे आसान है इंडिविजुअल। जैसे आज हम उसमें क्या कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मेरा नाम रजनीश है तो मैं रजनीश इंटरप्राइजेज, रजनीश एसोसिएट्स या कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, कॉपीराइट मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये किसी का ट्रेडमार्क, सॉरी कॉपीराइट नहीं होता, ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क किसी का है नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है।
बस मुझे पेन चाहिए और मैं अपना बिजनेस आज से शुरू कर दूंगा, अभी से बैठे बैठे। इतना आसान है। पार्टनरशिप की बात अगर हम करें तो पार्टनरशिप में 2 लोग हैं और वो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। जैसी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उस पार्टनरशिप का जन्म हो गया, और वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं हम तो पार्टनरशिप जो फर्म है वो दूसरों पे केस फाइल कर सकती है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं कराती है खुद को तो वो केस फाइल नहीं कर सकती है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा कि आपको विजिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि आपका टर्नओवर क्या होगा, मार्केट कैसा रहेगा। पहले इसके बारे में स्टडी करिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दिमाग में आइडिया आता है और सीधे अपने सीए को फ़ोन करते हैं कि सर मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेशन करानी है, कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट करानी है। तो ये क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कराइएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, वो स्केल होता है, आगे आप कंपनी से ही बढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत में ही अगर आपने कंपनी बना ली तो उसके कंप्लायंस के बर्डन से कहीं आप दब ना जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। आप इंडिविजुअल के प्रोप्राइटर के तरीके से आप बिजनेस शुरू करिए। आप HUF के तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको बोलते हैं, या आप पार्टनरशिप बना के भी, बहुत आसान तरीके हैं और लो कॉस्ट है, आप शुरुआत कर सकते हैं। और आपको लगे कि आपका पैर जम गया तो फिर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करके और शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी के केसेस में थोड़े से कंप्लायंसेस है। प्रॉफिट आपका, कंप्लायंस गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट बोलती है। ठीक है। अच्छा, बिजनेस को लेकर के बात हो रही है, जैसे आपने ट्रेडमार्क की बात कही है, तो मान लीजिए मैं कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने उसको नाम दे दिया आयुषी नाम से। तो अगर मान लीजिए ये मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है और इसी नाम से कोई दूसरा भी खोल लेता है, तो सबसे पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हमें अपने बिजनेस के ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैसे हमको बता दूं 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है पेटेंट। पेटेंट जैसे आपने कोई इनोवेशन किया है ना, इनोवेशन किया तो वो प्रोडक्ट कोई दूसरा ना बना ले, इसके लिए आप पेटेंट करा लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन कंपनीज होती हैं वो पेटेंट करा के रखती हैं अपने केमिकल कंपोजिशन का। सेकेंड ये होता है कॉपीराइट। जैसे जो बुक लिखने वाले जो लेखक हैं उनका कॉपी ना हो जाए तो वो कॉपीराइट कराते हैं। थर्ड है, आपके ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेडमार्क कराना पड़ता है। आपको ये डे 1 में ही, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी है और आपको अपना ब्रांड प्रोटेक्शन चाहिए, बिना किसी वेट किए हुए किसी चीज़ का आप अपना ट्रेडमार्क करा सकती हैं। गवर्नमेंट का मामूली सा 4-5 हज़ार रुपये का फीस होता है और आप ट्रेडमार्क करा के अपने ट्रेड ब्रांड के साथ अपना बिजनेस कर सकती हैं। उस केस में अगर कोई दूसरा आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम आयुषी है और आयुषी के नाम से कोई और दूसरा आदमी अगर बिजनेस करने लगता है तो आप कोर्ट में जाके और उसने जितना प्रॉफिट अर्न किया होगा आपके ब्रांड की वजह से आप उससे वसूल सकती हैं, ऐसे प्रोविजन है। तो आप ये ट्रेडमार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। तो चाहे आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ट्रेडमार्क जरूर करा के रखिए जिससे कि आपका ब्रांड प्रोटेक्टेड रहे। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो हम कह सकते हैं युवा है वो आजकल नया स्टार्टअप कर रहे हैं। आप देखिए तो वो क्या होता है कि सोचते नहीं है, कुछ भी नाम रख देते हैं। लेकिन मान लीजिए वो अच्छा चल जाता है, उनको अच्छा उससे प्रॉफिट हो रहा है और वही चीज़ किसी और ने कर लिया, तो फिर मान लीजिए पैनकेक की बात कर ले, है ना, तो फिर वो हो जाता है। तो ये वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आसान कोई अगर ब्रांड नेम बन गया, आपने कोई खोल दिया वहाँ पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा हट के नाम लूँ, तो अगर पिज़्ज़ा हट खोल के कोई नाम कर दे न्यू पिज़्ज़ा हट, अगर कोई लॉ नहीं है तो आप सोचिए कि उसको तो फ्री में मुनाफा मिलने लगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हम अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ब्रांड नेम रखते हैं, पहले खुद भी देखिए कि ऐसा तो नहीं कि किसी और ने ब्रांड नेम उसका ट्रेडमार्क करा रखा है। अगर करा रखा है तो आप वो नाम मत रखिए, हटा दीजिए। तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ट्रेडमार्क और डोमेन, ये जो ट्रेडमार्क वाला मेरा क्वेश्चन आया उसको एक बार फिर से बताएंगे, कैसे चेक करें, कैसे कि भाई ये नाम कहीं पहले से ना हो? गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उस ट्रेडमार्क आप सर्च करिएगा तो दिख जाएगा और वहाँ पे जाके आप अपना जो ब्रांड नेम है वो डाल के चेक कर सकती हैं कि वो ट्रेडमार्क है कि नहीं है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो आप ट्रेडमार्क करा सकती हैं। और ट्रेडमार्क के लिए उसमें कुछ उनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हमें कराना पड़ता है, तो वहाँ से आप करा सकती हैं। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इन खास बातों का ख्याल रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस बहुत अच्छे से आने वाले दिनों में चलेगा और आप फ्रॉड से नहीं बच सकते। फ्रॉड अगर हो रहा है आपके साथ तो आप उससे बच सकते हैं। एक मेरा सवाल जाते जाते आपसे रहेगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, गूगल पर भी सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग भी अपने टिप्स देते रहते हैं, ये करो, ऐसे करो, चीज़ें करो, तो आप थोड़ा आसान भाषा में जाते जाते बता दीजिएगा कि बिजनेस स्टार्ट करें तो
कहाँ पर आप सही जानकारी ले सकते हैं, कैसे? सबसे पहले तो जिस फील्ड के बारे में आपको जानकारी रखना है उस अगर गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है, जैसे जीएसटी के बारे में आपको जानकारी रखना है कि जीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ ऑन द जीएसटी पोर्टल, तो जीएसटी पोर्टल पे लिखा हुआ है। एफएसएसएआई की, जैसे आप बात करती हैं कि आपने रेस्टोरेंट खोला, तो मैं क्या करूं, एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन लूं नहीं लूं, कहां से लूं, कैसे लूं, वो आप जाके एफएसएसएआई की वेबसाइट पे देख सकती हैं। एमएसएमई के लिए भी आप एमएसएमई का एक पोर्टल है, वहाँ से आप चेक कर सकती हैं। आपको बताऊं, एमएसएमई और ये जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं सारे ऑलमोस्ट फ्री हैं। और लेकिन आप देखेंगे कि जैसे एमएसएमई आपने सर्च किया, कम से कम 10-15 ऐसे पहले पेज पे दिख जाएंगे आपको वेबसाइट, जो आपसे पैसे लेके आपसे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा इसमें इन्फॉर्मेशन होता है, आप चाहें तो खुद भी कर सकती हैं। तो जो गवर्नमेंट के पोर्टल है उसके बारे में जानिए, समझिए और फ्रॉड में मत फंसिए। और बिजनेस करने से पहले 2 चीज़ें आवश्यक हो गई हैं आज के डेट में, एक तो डोमेन और दूसरा ट्रेडमार्क। डोमेन क्या होता है, आप अगर कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपना डोमेन एक बुक करना पड़ेगा और डोमेन को होस्ट करना पड़ेगा, वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा और वेबसाइट बना के उसमें आप प्रोडक्ट डाल के और ई-कॉमर्स से भी के थ्रू भी अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे आप जहाँ पे भी हैं। तो चलिए, बिजनेस को लेकर के आज हमने बातचीत की हमारे इस खास पॉडकास्ट में कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस इनकम क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, सिबिल स्कोर क्या होता है, जो सब आपको ध्यान में रखना है अगर आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में लिख भी सकते हैं, हम उसका जवाब भी देंगे। फिलहाल हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।